नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल हिंदू विद्या पर। दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न को देखेंगे जो बीपीएससी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है और कुछ ऐसे भी प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत सारा मदद मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में दीवाने कोही क्या था। ये दीवाने कोही नाम से सल्तनत काल में क्या था वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये दास विभाग था कि ये कृषि विभाग था कि ये राजस्व विभाग था कि उपयुक्त में से कोई नहीं था। तो ये देखिए ये कृषि विभाग था दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इसको किसने लागू किया था। तो इसको लागू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी ने मोहम्मद बिन तुगलक और सल्तनत काल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ऐसा हम लोग पढ़ लेंगे कि फिर बाद में कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर दीवाने कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना की थी। हाँ, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक था। देखिए दिल्ली सल्तनत पूरे काल में मतलब कि लोदी वंश आया था दोस्तों, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, हाँ फिर आपका क्या था, गुलाम वंश था। ये सारे वंश में मिलाकर के सबसे पढ़ा लिखा यही मोहम्मद बिन तुगलक था। लेकिन फिर भी इसको क्या क्या नाम दिया जाता था दोस्तों जानते हैं? रक्त पिपासु, सनकी, स्वप्नशील तथा पागल इसको कहा जाता था। क्यों कहा जाता था जानते हैं दोस्तों? इसकी योजनाओं के कारण। ये पढ़ा लिखा तो था लेकिन ऐसे ऐसे योजना लागू करता था लोग कि लोग इससे परेशान थे दोस्तों। हाँ, ये ऐसे ऐसे मतलब नियम लगाते रहता था ना कि लोग परेशान थे। आप लोग जान करके आप भी हंसने लगेंगे दोस्तों कि कैसे योजना ये लागू करता। देखिए इसने दीवाने कोही नाम की एक दीवाने कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना की इसने। हाँ, लेकिन जानते हैं ये किस लिए कृषि विभाग की स्थापना किया था? कर वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए। और उस समय ये मतलब कृषि विभाग की स्थापना किया जब देश में अकाल पड़ा था दोस्तों। बताइए ये कितना पढ़ा लिखा था। देश में अकाल पड़ा हुआ है और ये कृषि विभाग की स्थापना कर रहा है टैक्स वसूलने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आएगा। बताइए अकाल की स्थिति में कौन इसको टैक्स देने वाला है? तो इसीलिए लोग इससे परेशान थे दोस्तों। जानते हैं क्या करते थे लोग इसको, राजा को तो मतलब गाली नहीं दे सकते दोस्तों, लेकिन लोग इसको जानते हैं लेटर में लिख करके पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे। पोस्ट ऑफिस के थ्रू इसके घर पे जाता था। हाँ, और मतलब गाली लिख करके और इसको पेपर में लिख कर भेजते थे इसके घर पे। बताइए ऐसा लोग करते थे, मतलब कि कुछ भी गाली लिख दिए और उसको पोस्ट कर दिए, इसके यहाँ पहुँचता था। वो खोल के पढ़ता होगा तो बोलता है क्या क्या लिखा हुआ है, गाली पढ़ता था इसको इस तरह से। हाँ, ये मैंने अपने से बना करके नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने पढ़ा है। ठीक है, इसका डिटेल मैंने पूरा पढ़ा है कि इससे लोग पागल हो गए थे। मतलब एक ये बदायूनी नाम का एक इतिहासकार था दोस्तों। इसका बीपीएससी में देखिए इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, कि किसने कहा था कि लोगों को इससे मुक्ति मिल गई। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद लोगों को मुक्ति मिल गई, ये भाषा किसकी है, किसने ये लिखा था? तो ये बदायूनी नामक इतिहासकार था, उसने लिखा था। ये बीपीएससी में आप लोग कहीं भी सर्च मार के देख लीजिएगा यूट्यूब पर या मतलब किसी गूगल पर, ये बदायूनी ने लिखा था दोस्तों। और ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोग ऐसा था। बताइए एक बार इसने तो ऐसा काम कर दिया ना कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता था जानते हैं, कुराचिल का अभियान इसने किया था। कुराचिल को ये जीतना चाहता था, लेकिन वहाँ जो कुराचिल था ना वो पहाड़ के ऊपर था दोस्तों और इसकी सेना नीचे थी। और ये पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहा है अपनी सेना के साथ। सेना भी थक चुकी थी। लोग बोल रहे थे कि साला ये पागल है क्या, ये बादशाह कैसा बादशाह है, ये पहाड़ों पर चढ़ा रहा है, दुश्मन जबकि ऊपर बैठा हुआ है नीचे से चढ़ा रहा है। हाँ, वहाँ से थक हार के भाग आया। हाँ, वो नहीं चढ़ पाया। कुराचिल अभियान इसका असफल रहा। ठीक है,
एक बार और ऐसा काम किया था इसने। एक देखिए, इसमें भी मैं लिखा हूँ इस चीज़ को। इसने क्या किया था दोस्तों कि सांकेतिक मुद्रा चलाया था। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हुआ है इस चीज़ को, सांकेतिक मुद्रा चलाया था। मतलब जानते थे इसके समय में चांदी का सिक्का चलता था। उसने चांदी का सिक्का को देखा कि चांदी शॉर्टेज हो रहा है, तो चांदी के सिक्का को बंद कर दिया इसने, और उसके जगह पे तांबा का सिक्का बोला कि तांबा का सिक्का चलाया जाए सांकेतिक मुद्रा के तहत। ठीक है, तो इतना ना बाजार में नकली पैसा आ गया ना दोस्तों। तांबा का सिक्का, हर घर में तांबा था उस समय, तो तांबा का सिक्का लोग हर घर मतलब ढाल ढाल करके नकली सिक्का चलाने लगे। बाजार में इसको इतना नकली पैसा गिर गया, हाँ, कि इसका मतलब पूरा सत्यानाश हो गया दोस्तों। हाँ, इसको बहुत सारा घाटा गया था। अब बताइए, ऐसा ऐसा ये काम करता था। कृषि विभाग की स्थापना किया, कुराचिल अभियान किया वैसे पागलों जैसा, और एक जान करके आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। और ये सब देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे नहीं मैं अनर्गल चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको। इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी, जहाँ पर राम दिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये किया था, देवगिरी पर आक्रमण किया था, तो उस समय रामचंद्र देव, आप लोग बार बार ये क्वेश्चन देखे होंगे, तो इसने भी देवगिरी को अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है, ये दक्षिण में, साउथ में जो देवगिरी है दोस्तों, दिल्ली से राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, देवगिरी में। और सोचिए यहाँ से वो देवगिरी 1500 किलोमीटर के करीब पड़ता था। हाँ, वहाँ पे सारा सामान दिल्ली से उठा करके ले जाने में इसको बहुत सारा राजस्व का घाटा हुआ था दोस्तों। अब बताइए, इसके पास एक तो पैसा नहीं था, इतना राजधानी को ट्रांसफ़र किया यहाँ से वहाँ, कितना इसको घाटा लगा होगा। तो ऐसा ऐसा एक काम करता था दोस्तों, जिससे लोग परेशान थे इसके समय में। ठीक है, तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इससे क्वेश्चन भूल पाइएगा। मैं इतना बता दिया आप लोगों को, तो आप लोग इसके बारे में भूलिएगा नहीं, ज़िंदगी भर नहीं भूलिएगा। मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए, इसने उल्गू खां की उपाधि धारण किया था। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको जान के रखिए। उल्गू खां की उपाधि किसने धारण किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन देखिए, अब मैंने तो बताने के लिए बता दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछता कैसे है वो बता रहा हूँ मैंने। इसको बारे में क्वेश्चन पूछा था कि मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी, पागल, स्वप्नशील जो कहा जाता था, उस किसके कारण कहा जाता था, तो इसकी सनक भरी योजनाओं के कारण। इसने योजनाएं ऐसी ऐसी बनाई थी जिसके कारण इसको सनकी, पागल कहा जाता था, स्वप्नशील कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा देखिए, मैं जल्दीबाजी में सोचता हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए, पढ़ाता हूँ तो कोई वर्ड ऐसा आ गया होगा दोस्तों, मतलब तो थोड़ा सा आप लोग हमको इग्नोर करके चलिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को किस तरह दिमाग में रखना है दोस्तों, मैं उस सोच से आप लोग को पढ़ाता हूँ, ना कि मैं मतलब कुछ ऐसा मेरा ध्येय नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप लोग समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, मतलब कौन करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करता है, ऐसा ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देना है आप लोग को। तो ऑप्शन में देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला करता है, कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला करता है, कि अरावली करता है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो अलग करता है दोस्तों, उसका वो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। विंध्याचल जो पर्वत है, ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ठीक है, और जो विंध्याचल पर्वत है दोस्तों, तो ये इस टाइप का, देखिए इसका जो दक्षिणी ये इस टाइप का है। हाँ, इस टाइप का है ये। इसका जो उत्तरी भाग जो है वो ढलान टाइप का है दोस्तों, और दक्षिणी भाग जो है वो लगभग खड़ा है, इस टाइप का खड़ा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो विंध्याचल पर्वत है, तो जो उत्तरी भाग पर बहुत सारे पठार हैं, जैसे मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, और भी बघेलखंड का पठार है। वो सारा पठार, और पूछता है देखिए कि विंध्याचल पर्वत से जो है वो जो मालवा का पठार है वो विंध्याचल पर्वत से किस साइड में है, ऐसा पूछ देता है क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका उत्तरी भाग जो है वो क्या है, वो प्लेन टाइप का है। और जानते हैं कि उत्तरी भाग में ही वो गंगा जी का मैदान भी है, मैदानी इलाका है, तो ये ऐसे भी आप लोगों को ध्यान रहेगा। और सारी नदियां जो है इधर से ही ऐसे निकलती है। तो उत्तरी भाग में जैसे केन है, बेतवा है नदी है, हाँ, चंबल नदी है, वो सारा जो विंध्याचल रेंज से इधर से ही निकलता है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी भाग में। इसका दक्षिणी भाग में कोई नदी नहीं निकलता है। ठीक है, तो इतना सारा याद हो गया आप लोगों को। चलिए, यहाँ विंध्याचल पर्वत के बारे में है, तो पर्वत के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल जान लेंगे, किसी भी एग्जाम में हम लोगों को कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। यहाँ देखिए, हिमालय पर्वत से पूछ देता है कि हिमालय का पर्वत कैसा है, तो हिमालय पर्वत जो है वो वलित पर्वत है। ठीक है,
अरावली का पूछता है तो अरावली जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत, अगर भारत में पूछेगा कि सबसे पुरानी पर्वत कौन है तो वो अरावली पर्वत है और इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अवशिष्ट मतलब पुराना। और देखिए सतपुड़ा है, विंध्याचल है और नीलगिरी है, ये तीनों के तीनों ब्लॉक पर्वत है दोस्तों। ये तीनों के तीनों कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए मैं यहाँ पे ला दिया हूँ, ये सारा चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, ये एग्जाम में आप लोग देख के जाइए। मेरा वीडियो, मैं बोलता हूँ कि मेरा वीडियो देख के जाइएगा, आप लोग को एग्जाम में बहुत सारा साहस मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे पर्वतों के बारे में थोड़ा सा हम लोग और भी डिटेल समझ लेते हैं। अच्छा, इस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये देखिए प्रायद्वीपीय पूरा पठार है दोस्तों यहाँ पे, और यहीं से जो उत्तर वाला भाग है देख रहे हैं आप, विशाल मैदान है, तो इधर से नदियाँ जो है इधर से ऐसे नदियाँ बहती है। हाँ, और यहीं पे विंध्याचल रेंज है, या विंध्याचल का पर्वत बिहार तक आता है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बिहार में जो रोहतास जिला है, रोहतास तथा कैमूर, वो दोनों जिला में जो पर्वत श्रृंखला जो है पर्वत है वो कौन सा है? विंध्याचल पर्वत का भाग है। ठीक है, और यहीं पे इसके बगल में दक्षिण में कौन सा पर्वत है? यहाँ पे सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा में 3 पर्वत आता है दोस्तों, एक यहाँ पर भाग है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 पर्वत है, या तीनों पर्वतों से क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिए। अच्छा, दक्षिण भारत के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि देखिए ये यहाँ पे तो कोस्टल एरिया में जो किनारा वाला ये इलाका है ये पश्चिमी घाट बोला जाता है, या सह्याद्री इसका नाम है। पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री कोई नाम से जानिए, और ये पूर्वी घाट है, आप लोग को मालूम है। और ये दोनों जहाँ पे मिलता है दोस्तों तो इसको बोला जाता है नीलगिरी पर्वत। दोनों का जहाँ मिलान है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को, ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा हुआ है। अभी आप भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि भूल जाइएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग भूल जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर कौन सा पर्वत स्थित है? नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? दोदा बेटा, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो विंध्याचल पर्वत के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, ये तो दोनों चीज़ आप लोग को ध्यान हो गया। हाँ, इसका दक्षिणी ढलान जो है वो खड़ा है। दक्षिणी ढलान कैसा है? इसका खड़ा है। और उत्तरी ढलान जो है मैंने अभी आप लोग को बताया कि प्लेन है, और उधर ही पठार सब स्थित है। कौन कौन सा पठार? मालवा का पठार है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। हाँ, मालवा का पठार है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग अनदेखा मत कीजिएगा दोस्तों। बुंदेलखंड का पठार है, हाँ, और बघेलखंड का पठार है। ये तीनों पठार किधर है? तो विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में स्थित है। और ये कैसा मिट्टी का क्षेत्र है? तो काली मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों। इसमें इधर काली मिट्टी का, आप लोग जानते हैं कपास, काली मिट्टी में कपास का खेती होता है, तो काली मिट्टी का क्षेत्र सब इधर ही है। ठीक है, उत्तरी ढलान पर कौन कौन सा नदी निकलती है वो भी देखिए मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे चंबल नदी है, केन नदी है और बेतवा नदी है, ये तीनों नदी को आप लोग ध्यान रखिएगा। विंध्याचल पर्वत में खनिज पदार्थ अगर पूछ देगा कि इस पर्वत में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें लाल पत्थर पाया जाता है दोस्तों, बलुआ पत्थर पाया जाता है और चूना पत्थर, ये तीनों पत्थर इसी में पाया जाता है, लाल, बलुआ और चूना। चूना पत्थर आप लोग को मालूम है ना कि बिहार में रोहतास कैमूर में चूना पत्थर पाया जाता है, इसी पहाड़ी का भाग उधर है तो उसी में से ये पाया जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान रखें कि आप लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं और बिहार स्पेशल का एग्जाम देने वाले हैं, इसीलिए मैं बार बार बिहार का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, बिहार में रोहतास तथा कैमूर जिला इसका फैलाव है, देखिए मैं ये भी लिख दिया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। इसीलिए बिहार में रोहतास तथा कैमूर में चूना पत्थर पाया जाता है। मैं इतना सारा चीज़ डिटेल यहाँ पे लिख देता हूँ कि ताकि आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा या वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को एग्जाम में काम हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैप देखिएगा तो देख लीजिए, मैप में आप लोग सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सतपुड़ा का है और सतपुड़ा के इधर में जो है, इधर ये विंध्याचल पर्वत है, आप लोगों को ध्यान है। और ये वेस्टर्न घाट है जिसको पश्चिमी घाट बोला जाता है, और ये पूर्वी घाट है। हाँ, यहाँ पे जो मिलन बिंदु है इसका दोदा बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है और इसका सबसे ऊँची चोटी है दोदा बेटा, इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में है कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी बताना है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धूपगढ़। ठीक है, धूपगढ़। तो चलिए हम लोग सतपुड़ा के बारे में टोटल जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए सतपुड़ा पर्वत का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। सतपुड़ा पहाड़ी जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। पहला भाग है, इसको बोला जाता है राजपीपला की पहाड़ी, और सबसे बीच वाला जो है उसको महादेव पहाड़ी, और सबसे इधर पूरब मालवा है जो वो मैकाल पहाड़ी। देखिए
ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपको राजपीपला, ये हो गया महादेव, बीच में महादेव पहाड़ी है और इधर में मैकाल पर्वत। यहाँ पे जो फैक्ट बता रहा हूँ आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है उसका जो पश्चिमी वाला सबसे पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम क्या है, तो आप लोग नाम दे दीजिएगा राजपीपला पहाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन किधर से भी पूछे आप लोगों को जवाब तो देना ही देना है। महादेव पहाड़ी है, ये जो धूपगढ़ है, जो इस सतपुड़ा रेंज का जो है वो सबसे ऊंचा चोटी है धूपगढ़, वो किस पहाड़ी पे स्थित है दोस्तों, तो ये है आपको इस इधर महादेव पहाड़ी पर स्थित है। हाँ, और इस पहाड़ी जो मैकाल पहाड़ी है इसका सबसे ऊंचा चोटी है वो अमरकंटक, और अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, आप लोगों को मालूम है ना, सोन नदी है, नर्मदा नदी है और महानदी है, 3 नदियां निकलती है। ये भी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग इस तरह से ध्यान रखिएगा। इधर देखिए, इधर में बह के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उसको महानदी उड़ीसा होके बहती है, इधर में नर्मदा नदी, ठीक है, और इधर जो चल जाती है बिहार, उसको सोन नदी कहा जाता है। तीनों के तीनों नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और अमरकंटक भी दे सकता है और मैकाल पहाड़ी भी दे सकता है, कोई भी देगा, आप लोग आंसर लगा के आइएगा, ये नहीं कि एग्जाम में छोड़ के आइएगा। चलिए, अब ये हो गया महादेव पहाड़ी बीच में है, ये भी समझ लिया आप लोग। अच्छा, ये जो सतपुड़ा जो पहाड़ी है उसकी उत्तरी भाग देखिए ये है, तो उत्तरी भाग से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सा नदी, नर्मदा नदी, ये भी ध्यान रखिए। और ये दक्षिणी भाग में जो ये नदी देख रहे हैं आप लोग, ये नदी कौन सी है, तो ये है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी ये सूरत होकर के और सूरत से होकर के बहती है और चले जाती है किधर, अरब सागर में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़िए। चलिए, यहाँ पे हो गया, इसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं सारा कुछ लिख दिया हूँ। सतपुड़ा पर्वत के सबसे पूर्वी पहाड़ी का नाम क्या है, मैकाल पहाड़ी। हाँ, सबसे पश्चिमी पहाड़ी जो हो जाएगा वो राजपीपला की पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वत के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ये भी ध्यान रखना है, ये किस पहाड़ी पे है, ये महादेव पहाड़ी पे स्थित है, मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, और ये नर्मदा नदी है, इसके जो है उत्तर से बहती है और दक्षिण से ताप्ती नदी बहती है, और दक्षिण में एक पठार है, कौन सा, ये दक्कन का पठार, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इतना सारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही मदद मिलेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। राज्यपाल के पद का, देखिए अगर अनुच्छेद आपसे पूछेगा दोस्तों, तो अनुच्छेद से क्वेश्चन आप लोग, मैं ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उस ट्रिक में आप बहुत आसान ट्रिक है और मैं वादा करता हूँ कि आप लोग नहीं भूलिएगा एग्जाम में, तो मैं उस ट्रिक को आज आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, राज्यपाल का पद, पहले आप लोग वो ट्रिक देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा आप लोग। पहला नंबर में आता है दोस्तों केंद्र सरकार। देखिए केंद्र सरकार में हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार में क्या क्या आता है। चलिए, केंद्र सरकार में क्या क्या आता है दोस्तों, कौन कौन सा पोस्ट आता है, तो यहाँ पर देखिए पहला तो है राष्ट्रपति का पोस्ट आता है। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दीजिए दोस्तों। केंद्र सरकार में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है, ये राष्ट्रपति का पोस्ट है। उसके बाद प्रधानमंत्री है, उसके बाद मंत्रिपरिषद है, हाँ, उसके बाद संसद है, संसद में लोकसभा है और राज्यसभा है। इतना आप लोगों को ध्यान हो गया। जिस तरह से केंद्र सरकार में ये सब पद है दोस्तों, उसी तरह राज्य सरकार में भी पद होता है। जिस तरह से देखिए केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी तरह जो है राज्यपाल का पद होता है किधर, राज्य सरकार में। प्रधानमंत्री जिस तरह से होता है, उसी तरह से मुख्यमंत्री भी होता है राज्य सरकार में। जिस तरह से मंत्रिपरिषद होता है, उसी तरह मंत्रिपरिषद राज्य सरकार में भी होता है। केंद्र सरकार में संसद है तो यहाँ पर विधानमंडल है, हाँ, विधानसभा है और विधान परिषद है। यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है, सब एक ही तरह से ऐसा संविधान में हम लोगों का लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए अब इतना समझ लिए। अगर मैं राष्ट्रपति बोलूँगा तो आप लोग राज्यपाल समझिएगा, हाँ, प्रधानमंत्री बोलूँगा तो मुख्यमंत्री को आप लोग भी दिमाग में रखिएगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री है उसी तरह से मुख्यमंत्री है। तो अब आसान हो जाएगा आप लोग को ट्रिक समझने में। देखिए यहाँ राष्ट्रपति में +1 कर देना है। आप लोग केवल राष्ट्रपति का अनुच्छेद याद कर लीजिए, राज्यपाल का अनुच्छेद ऐसे ही याद हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इसमें केवल +1 करना है दोस्तों। क्या करना है, +1 कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए,
भाग 5 जो है संविधान का भाग, मैं अनुच्छेद नहीं बोल रहा हूँ, भाग 5 में क्या है, राष्ट्रपति या केंद्र सरकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें +1 कर दी गई, यानी भाग 6 में क्या हो जाएगा, राज्य सरकार का वर्णन किया गया है। चलिए, अगर पूछ देगा कि राज्य सरकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया, तो भाग 6 में। राष्ट्रपति है भाग 5 में, इसमें +1 कर दीजिए तो भाग 6 में हो जाएगा राज्य सरकार। राष्ट्रपति देखिए, अनुच्छेद आप लोग 52 में पढ़े होंगे कि राष्ट्रपति का पद का वर्णन किया गया है, उसी तरह इसमें +1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ राज्यपाल का पद का वर्णन हो जाएगा 153 जो है वो राज्यपाल के पद का वर्णन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 52 है तो यहाँ पे 53 हो गया, या 1 लगा दीजिए 153 हो गया, ये राज्यपाल का पद हो गया। ठीक है, जिस तरह से अनुच्छेद जो है 53 में कार्य एवं शक्ति है, राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति दिया गया है, हाँ उसी तरह राज्यपाल का कार्य और शक्ति कितना हो जाएगा, किस में हो जाएगा, 154 में, +1 कर दीजिए बस, ये भी आप लोग क्लियर हो गया। 54 में है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन है, उसी तरह 155 में यहाँ +1 कर दिए तो 55 में निर्वाचन, राज्यपाल का निर्वाचन अगर पूछेगा तो खाली राष्ट्रपति वाला आप लोग याद रख लीजिए, राज्यपाल वाला ऐसे ही +1 करते जाइएगा, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ प्रधानमंत्री वाला जो है वहाँ पे +1 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर -11 कर दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, -11। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, हाँ यहाँ पे -11 कर देना है दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री का जो पद है या मंत्रिमंडल का जो पद है वो कितना में है, 74 में, अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। हाँ तो इधर में -1 कीजिएगा तो 74 - 1 163 हो जाएगा, ये मंत्रिमंडल क्या राज्य सरकार के लिए। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद है, आप लोग को ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री है, इसमें से -11 कर दिए तो 164 हो जाएगा मुख्यमंत्री के पद के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी एक पद होता है, अटॉर्नी जनरल, देखिए 76 हमेशा पूछते रहता है, इसमें से -11 कर दिया जाएगा तो स्टेट में क्या होता है, महाधिवक्ता, वहाँ पे महान्यायवादी होता है तो स्टेट में महाधिवक्ता, इसको एडवोकेट जनरल बोला जाता है। यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश में यहाँ लिख देता हूँ मैं, अटॉर्नी जनरल इनको बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एडवोकेट जनरल, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना सारा फैक्ट्स मिल गया आप लोगों को। चलिए उसी तरह देखिए सांसद जो है, सांसद का वर्णन कितना में है, अनुच्छेद 79 में है, इसमें से बस माइनस आप लोगों को 11 कर देना है, -11 कर देना है। ठीक है, -11 करते जाइए, देखिए 79 में से -11 करिएगा तो 168 हो जाएगा, ये 168 किसका हो जाएगा, यहाँ पे संसद है तो यहाँ पे विधानमंडल हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे 80 में है राज्यसभा, हाँ तो उसी तरह 170 में -11 कीजिएगा तो राज्यसभा विधानसभा जो है 170 और 171 में विधान परिषद है, यहाँ पे -11 नहीं -10 कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ थोड़ा सा ये अपवाद है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 11 की जगह आप 10 कर दीजिए। चलिए हो गया, अनुच्छेद इतना कठिन था, अभी आप लोगों को इतना आसान हो गया, इसको 1-2 बार देख लीजिएगा ना तो दोस्तों ये याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए बार बार मैंने बोला था कि ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। वीर कुंवर सिंह का जन्म ये जगदीशपुर में हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दीजिए। हाँ ये कहाँ होता है, जगदीशपुर में। ठीक है दोस्तों, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जगदीशपुर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के दौरान बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे। इसी क्वेश्चन को घुमा पूछता है तो ये बाबू कुंवर सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये आप लोग जानते हो 1917 में, बार बार रिपीट होता है, इसमें से आप लोग को भूलना नहीं चाहिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान हो गया आप लोग को। और महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का शुरुआत कहाँ से किया था, तो ये चंपारण से। ये क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछते रहता है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए ये भी क्वेश्चन अब बार बार रिपीट हो रहा है कि चंपारण में महात्मा गांधी की जान किसने बचाई थी। ये 3 एग्जाम में अभी तक पूछ चुका है दोस्तों, बीपीएससी 67, 68 और 69, ये 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, सेम क्वेश्चन। इसको देख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो हो सकता है पूछ दे इसमें। हाँ, बतख मियाँ ने इनका जान बचाया था महात्मा गांधी का। हाँ, खाना में जहर दे दिया गया था तो बतख मियाँ ने उनकी जान बचाई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोगों को हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था। तो आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। ये भी आप लोग देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ाद दास्ता का गठन कब किया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था दोस्तों, उसी समय आज़ाद दास्ता की गठन कहाँ पर किया था दोस्तों, तो ये नेपाल में किया था। नेपाल के जंगलों में वहीं पे आज़ाद दास्ता का गठन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम अधिवेशन तो ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों, गया में हुआ था कि बांकीपुर की चंपारण, तो ये बांकीपुर पटना में पड़ता है दोस्तों, यहीं पे हुआ था। ये कब हुआ था ये भी आप लोगों को ध्यान है, 1912 में हुआ था। ठीक है, 1912 में, जैसे ही 1912 में उड़ीसा से उड़ीसा बोल रहे हैं, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया दोस्तों 1912 में, उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन भी हो गया था। कांग्रेस वालों ने सोचा होगा कि चलो बिहार को तो अब हम लोग अलग कर दिए, वहाँ पे एक अधिवेशन देना जरूरी है, तो यहीं पे उन्होंने 1912 में अधिवेशन दिया था। ठीक है, बांकीपुर पटना में। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, तो यही बांकीपुर अधिवेशन था दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार 1912 में पटना के बांकीपुर जो अधिवेशन हो रहा था, इसी में वो पहली बार भाग लिए थे। और महात्मा गांधी का भी पूछ देता है, तो महात्मा गांधी के कब भाग लिए थे दोस्तों, बताइए। ये महात्मा गांधी 1901 में लिए थे प्रथम बार। 1901 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लेने के लिए ही आए थे। ठीक है दोस्तों, तो 1901 में ही महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिए थे। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया आप लोगों को।